मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये है प्रेमचंद सेगमेंट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विनोद कहानी का दूसरा भाग। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने अगले भाग की ओर। प्रेमी जन का धैर्य अपार होता है। निराशा पर निराशा होती है, पर धैर्य हाथ से नहीं छूटता। पंडित जी बेचारे विपुल धन व्यय करने के पश्चात भी प्रेमिका से संभाषण का सौभाग्य न प्राप्त कर सके। प्रेमिका भी विचित्र थी, जो पत्रों में मिश्री की डली घोल देती मगर प्रत्यक्ष दृष्टिपात भी न करती थी। बेचारे बहुत चाहते थे कि स्वयं ही अग्रसर हों, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी। विकट समस्या थी, किंतु इससे भी वह निराश न थे। हवन संध्या तो छोड़ ही बैठे थे, नए फैशन के बाल कट ही चुके थे, अब बहुधा अंग्रेजी ही बोलते। यद्यपि वह अशुद्ध और भ्रष्ट होती थी। रात को अंग्रेजी मुहावरों की किताब लेकर पाठ की भांति रटते। नीचे के दर्जों में बेचारे ने इतने श्रम से कभी पाठ न याद किया था। उन्हीं रटे हुए मुहावरों को मौके बेमौके कामों में लाते। 2-4 दिनों में लूसी के सामने भी अंग्रेजी बघाड़ने लगे, जिससे उनकी योग्यता का पर्दा और भी खुल गया। दुष्टों को अब भी उन पर दया न आई। एक दिन चक्रधर के पास लूसी का पत्र पहुंचा, जिसमें बहुत अनुनय विनय के बाद यह इच्छा प्रकट की गई थी कि मैं भी आपको अंग्रेजी खेल खेलते देखना चाहती हूँ। मैंने आपको कभी फुटबॉल या हॉकी खेलते नहीं देखा। अंग्रेजी जेंटलमैन के लिए हॉकी, क्रिकेट आदि में सिद्धहस्त होना परम आवश्यक है। मुझे आशा है आप मेरी यह तुच्छ याचना स्वीकार करेंगे। अंग्रेजी वेशभूषा में, बोलचाल में, आचार व्यवहार में कॉलेज में अब आपका कोई प्रतियोगी नहीं रहा। मैं चाहती हूं कि खेल के मैदान में भी आपकी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हो जाए। कदाचित कभी आपको मेरे साथ लेडियों के सम्मुख खेलना पड़े, तो उस समय आपकी और आपसे ज्यादा मेरी हेटी होगी, इसलिए टेनिस अवश्य खेलिए। 10 बजे पंडित जी को वह पत्र मिला। दोपहर को ज्यों ही विश्राम की घंटी बजी कि आपने नईम से जाकर कहा, यार जरा फुटबॉल निकाल दो। नईम फुटबॉल की टीम का कप्तान भी था। मुस्कुराकर बोला, खैर तो है, इस दोपहर में फुटबॉल लेकर क्या कीजिएगा? आप तो कभी मैदान की तरफ झांकते भी नहीं। आज इस जलती बलती धूप में फुटबॉल खेलने की धुन क्यों सवार है? चक्रधर ने कहा, आपको इससे क्या मतलब? अब गेंद निकाल दीजिए, मैं गेंद में भी आप लोगों को नीचा दिखाऊंगा। नहीं जनाब, कहीं चोट चपेट आ जाएगी, मुफ्त में परेशान होइएगा, हमारे ही सिर मरहम पट्टी का बोझ पड़ेगा। खुदा के लिए इस वक्त रहने दीजिए। चक्रधर, आखिर चोट तो मुझे लगेगी, आपका इससे क्या नुकसान होता है? आपको गेंद निकाल कर देने में इतनी आपत्ति क्यों है? नईम ने गेंद निकाल दी और पंडित जी उसी जलती हुई दोपहर में अभ्यास करने लगे। बार बार गिरते थे, बार बार तालियां पड़ती थीं, मगर वह अपनी धुन में ऐसे मस्त थे कि उसकी कुछ परवाह ही न करते थे। इसी बीच आपने लूसी को आते देख लिया तो और भी फूल गए। बार बार पैर चलाते थे, मगर निशाना खाली जाता था। पैर पड़ते भी थे तो गेंद पर कुछ असर न होता था, और लोग आकर गेंद को एक ठोकर में आसमान तक पहुंचा देते तो आप कहते, मैं जोर से मारूं तो इससे भी ऊपर जाए। लेकिन क्या फायदा? लूसी 2-3 मिनट तक खड़ी उनकी बौखलाहट पर हंसती रही। आखिर नईम से बोली, वेल नईम, इस पंडित को क्या हो गया है? रोज एक न एक स्वांग भरा करता है, इसके दिमाग में खलल तो नहीं पड़ गया? नईम ने कहा, मालूम तो कुछ ऐसा ही होता है। शाम को सब लोग छात्रालय में आए तो मित्रों ने जाकर पंडित जी को बधाई दी। यार हो बड़े खुश नसीब, हम लोग फुटबॉल को कॉलेज की चोटी तक पहुंचाते रहे, मगर किसी ने तारीफ न की। तुम्हारे खेल की सबने तारीफ की, खासकर लूसी ने। वह तो कहती थी, जिस ढंग से खेलते हैं उस ढंग से मैंने बहुत कम हिंदुस्तानियों को खेलते देखा है। मालूम होता है ऑक्सफोर्ड का अभ्यस्त खिलाड़ी है। चक्रधर ने कहा, और भी कुछ बोली? क्या कहा, सच बताओ। नहीं अजी, अब साफ साफ न कहलवाइए। मालूम होता है आपने पर्दे की आड़ से शिकार खेला है। बड़े उस्ताद हो यार। हम लोग मुंह ताकते रहे और तुम मैदान मार ले गए। तभी आप रोज यह कलेवर बदला करते थे, अब भेद खुला। वाकई खुश नसीब हो। चक्रधर, मैं उसी कायदे से गेंद में ठोकर मारता था जैसे किताब में लिखा है। नहीं, तभी तो बाजी मार ले गए भाई, और नहीं क्या। चक्रधर, हम आपसे किसी बात में कम है क्या? नहीं, हाँ,
तुम्हारे जैसी सूरत हम कहाँ से लाएं? चक्रधर, बहुत बनाओ नहीं, मैं ऐसा कहाँ का बड़ा रूपवान हूं? नईम, अजी यह तो नतीजे से ही जाहिर है। जहां साबुन और तेल लगाते लगाते भौरा हुआ जाता हूं और कुछ असर नहीं होता, मगर आपने बिना हींग और फिटकरी के ही चोखा कर लिया है रंग। चक्रधर, कुछ मेरे कपड़े वगैरह की निस्बत तो नहीं कहती थी? नहीं नहीं, और तो कुछ नहीं कहा। हाँ, इतना देखा कि जब तक खड़ी रही आपकी ही तरफ उसकी टकटकी लगी हुई थी। पंडित जी अकड़े जाते थे, हृदय फूला जाता था। जिन्होंने उनकी वह अनुपम छवि देखी वे बहुत दिनों तक याद रखेंगे, मगर इस अतुल आनंद का मूल्य उन्हें बहुत देना पड़ा, क्योंकि अब कॉलेज का सेशन समाप्त होने वाला था और मित्रों की पंडित जी के माथे एक बार दावत खाने की बड़ी अभिलाषा थी। प्रस्ताव होने की देरी थी। तीसरे दिन उनके नाम लूसी का पत्र पहुंचा। वियोग के दुर्दिन आ रहे हैं, न जाने आप कहाँ होंगे और मैं कहाँ होंगी। मैं चाहती हूँ इस अटल प्रेम की यादगार में एक दावत हो। अगर उसका व्यय आपके लिए असहनीय हो तो मैं संपूर्ण भार लेने को तैयार हूँ। इस दावत में मैं और मेरी सहेलियां, सखियां निमंत्रित होंगी। कॉलेज के छात्र और अध्यापकगण सम्मिलित होंगे। भोजन के उपरांत हम अपने वियुक्त हृदय के भावों को प्रकट करेंगे। काश आपका धर्म, आपकी जीवन प्रणाली और मेरे माता पिता की निर्दयता बाधक ना होती तो हमें संसार की कोई शक्ति जुदा नहीं कर सकती। चक्रधर यह पत्र पाते ही बौखला उठे। मित्रों से कहा, भाई चलते चलते एक बार सहब भोज तो हो जाए, फिर न जाने कौन कहाँ होगा। मिस लूसी को भी बुलाया जाए। यद्यपि पंडित जी के पास इस समय रुपए न थे, घरवाले उनकी फिजूल खर्ची की कई बार शिकायत कर चुके थे, मगर पंडित जी का आत्माभिमान यह कब मानता कि प्रीति भोज का भार लूसी पर रखा जाए। वह तो अपने प्राण तक उस पर वार चुके थे। न जाने क्या क्या बहाने बनाकर ससुराल से रुपए मंगवाए और बड़े समारोह से दावत की तैयारियां होने लगी। कार्ड छपवाए गए, भोजन परोसने के लिए नई वर्दियां बनवाई गईं। अंग्रेजी और हिंदुस्तानी दोनों ही प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की गई। अंग्रेजी खाने के लिए रॉयल होटल से बातचीत की गई। इसमें बहुत सुविधा थी। यद्यपि चीजें बहुत महंगी थीं, लेकिन झंझट से निजात हो गई। अन्यथा सारा भार नईम और उसके दोस्त गिरिधर पर पड़ता। हिंदुस्तानी भोजन के व्यवस्थापक गिरिधर हुए। पूरे 2 सप्ताह तक तैयारियां हुईं। नईम और गिरिधर तो कॉलेज में केवल मनोरंजन के लिए थे। पढ़ना पढ़ाना तो उनको था नहीं। आमोद प्रमोद में ही समय व्यतीत किया करते थे। कवि सम्मेलन की भी ठहरी, कविजनों के नाम बुलावे भेजे गए। सारांश यह है कि बड़े पैमाने पर प्रीति भोज का प्रबंध किया गया और भोज हुआ भी विराट। विद्यालय के नौकरों ने पूरियां बेची। विद्यालय के इतिहास में वह भोज चिरस्मरणीय रहेगा। मित्रों ने खूब बढ़ बढ़कर हाथ मारे। 2-3 मिसें भी खींच बुलाई गईं। मिर्जा नईम लूसी को घेर घार कर ले ही आए। इसने भोजन को और भी रसमय बना दिया। किंतु शोक महाशोक, इस भोज का परिणाम चक्रधर के लिए कल्याणकारी ना हुआ। चलते चलते लज्जित और अपमानित होना पड़ा था। मित्रों की तो दिल लगी थी और उस बेचारे की जान पर बन रही थी। सोचा अब तो विदा होते ही हैं, फिर मुलाकात हो या ना हो, अब किस दिन के लिए सब्र करें। मन के प्रेमोद्गार को क्यों न निकाल लें, कलेजा चीर कर दिखा दें क्यों न हम। और लोग तो दावत खाने में जुटे हुए हैं। और वह मदन बाण पीड़ित युवक बैठा सोच रहा था कि यह अभिलाषा क्यों कर पूरी हो। अब यह आत्मदमन क्यों, लज्जा क्यों, विरक्ति क्यों, गुप्त रोदन क्यों, मौन मुखापेक्षा क्यों, अंतर्वेदना क्यों। बैठे बैठे प्रेम को क्रियाशील बनाने के लिए मन में बल का संचार करते रहे। कभी देवताओं का स्मरण करते, कभी ईश्वर को अपनी भक्ति की याद दिलाते। अवसर की ताक में इस भांति बैठे थे जैसे बगुला मेंढक की ताक में बैठा रहता है। भोज समाप्त हो गया। पान इलायची बढ़ चुकी, वियोग वार्ता हो चुकी। मिस लूसी अपनी श्रवण मधुर वाणी से हृदयों में हाहाकार मचा चुकी और भोजशाला से निकलकर बाईसाइकिल पर बैठी। इधर कवि सम्मेलन में इस तरह मिसरा पढ़ा गया, कोई दीवाना बनाए कोई दीवाना बने। इधर चक्रधर चुपके से लूसी के पीछे हो लिए और साइकिल को भयंकर वेग से दौड़ाते हुए उसे आधे रास्ते में जा पकड़ा। वह इन्हें इस व्यग्रता से दौड़ते आते देखकर सहम उठी कि कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। बोली, वेल पंडित जी क्या बात है, आप इतने बदहवास क्यों हैं, कुशल तो है?
चक्रधर का गला भर आया। कंपित स्वर में बोले, अब आपसे सदैव के लिए बिछुड़ ही जाऊंगा। यह कठिन विरह पीड़ा कैसे सही जाएगी? मुझे तो शंका है कहीं पागल ना हो जाऊं। लूसी ने विस्मित होकर पूछा, आपकी मंशा क्या है? आप बीमार हैं क्या? चक्रधर, डियर डार्लिंग, तुम पूछती हो बीमार हूं? मैं मर रहा हूं, प्राण निकल चुके हैं, केवल प्रेमाभिलाषा का अवलंबन है। यह कहकर आपने उसका हाथ पकड़ना चाहा। वह उनका उन्माद देखकर भयभीत हो गई। क्रोध में बोली, आप मुझे यहाँ रोककर मेरा अपमान कर रहे हैं, इसके लिए आपको पछताना पड़ेगा। चक्रधर, लूसी देखो, चलते चलते इतनी निष्ठुरता ना करो। मैंने ये विरह के दिन किस तरह काटे हैं सो मेरा दिल ही जानता है। मैं ही ऐसा बेहया हूं कि अब तक जीता हूं। दूसरा होता तो अब तक चल बसा होता। बस केवल तुम्हारी सुधामयी पत्रिकाएं ही मेरे जीवन का एकमात्र आधार थी। लूसी, मेरी पत्रिकाएं? कैसी? मैंने आपको पत्र कब लिखे? आप कोई नशा तो नहीं खाकर आए हैं? चक्रधर, डियर डार्लिंग, इतनी जल्दी ना भूलो, इतनी निर्दयता ना दिखाओ। तुम्हारे वे प्रेम पत्र जो तुमने मुझे लिखे हैं मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति रहेंगे। तुम्हारे अनुरोध से मैंने यह वेश धारण किया, अपना संध्या हवन छोड़ा, यह आचार व्यवहार ग्रहण किया। देखो तो जरा मेरे हृदय पर हाथ रखकर कैसी धड़कन हो रही है। मालूम होता है बाहर निकल पड़ेगा। तुम्हारा यह कुटिल हास्य मेरे प्राण ही लेकर छोड़ेगा। मेरी अभिलाषाओं। लूसी, तुम भंग तो नहीं खा गए हो या किसी ने तुम्हें चकमा तो नहीं दिया है? मैं तुमको प्रेम पत्र लिखती? जरा अपनी सूरत तो देखो, खासे बनेले सुअर मालूम होते हो। किंतु पंडित जी अभी तक यह समझ रहे थे कि यह मुझसे विनोद कर रही है। उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके बोले, प्रिय, बहुत दिनों के बाद यह सुअवसर मिला, अब न भागने पाओगी। लूसी को क्रोध आ गया। उसने जोर से एक चांटा उनके गाल पर लगाया और सिंगनी की भांति गरज कर बोली, यू ब्लडी, हट जा रास्ते से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाती हूं, रास्कल। पंडित जी चांटा खाकर चौंधे आ गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मानसिक आघात पर यह शारीरिक वज्रपात, यह दोहरी विपत्ति, वह तो चांटा मारकर हवा हो गई और यह वहीं जमीन पर बैठकर इस संपूर्ण वृत्तांत की मन ही मन आलोचना करने लगे। चांटे ने बाहर की आंखें आंसुओं से भर दी थीं, मगर अंदर की आंखें खोल दी थीं। कहीं कॉलेज के लौंडों ने तो यह शरारत नहीं की? अवश्य यही बात है। पाजियों ने बड़ा चकमा दिया, तभी सब के सब मुझे देख देख कर हंसा करते थे। मैं भी कुछ कम अक्ल हूँ, नहीं तो इनके हाथों टेसू क्यों बनता। बड़ा झांसा दिया, उम्र भर याद रहेगा। वहां से झल्लाए हुए आए और नईम से बोले, तुम बड़े दगाबाज हो, परले सिरे के धूर्त, पाजी, उल्लू, गधे, शैतान। नईम, आखिर कोई बात भी कही है या गालियां ही देते जाइएगा? गिरधर, क्या बात हुई? कहीं लूसी से आपने कुछ कहा तो नहीं? चक्रधर ने कहा, उसी के पास से आ रहा हूं, चांटा खाकर और मुंह में कालिख लगवाकर। तुम दोनों ने मिलकर मुझे खूब उल्लू बनाया। इसकी कसर न लूं तो मेरा नाम नहीं। मैं नहीं जानता कि तुम लोग मित्र बनकर मेरी गर्दन पर छुरा चला रहे हो। अच्छा, आज जो वह गुस्से में आकर पिस्तौल चला देती तो? नहीं, अरे यार, माशुकों की घातें निराली होती हैं। चक्रधर ने कहा, तुम्हारा सिर। माशुक चांटे लगाया करते हैं? वे आंखों से तीर चलाते हैं, कटार मारते हैं या हाथों से मुष्टि प्रहार करते हैं? गिरधर, उससे आपने कहा क्या? चक्रधर, कहा क्या, अपनी विरह व्यथा की गाथा सुना रहा था। इस पर उसने ऐसा चांटा रसीद किया कि कान भन्ना उठे। हाथ हैं उसके कि पत्थर। गिरधर ने कहा, गजब ही हो गया यार, आप हैं निरे चौंच, भले आदमी, इतनी मोटी बुद्धि है तुम्हारी। हम क्या जानते थे कि आप ऐसे छिचोरे हैं, नहीं तो मजाक ही क्यों करते। अब आपके साथ हम लोगों पर भी आफत आई। कहीं उसने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी तो ना इधर के हुए ना उधर के, और जो कहीं अपने किसी अंग्रेजी आशना से कहा तो जान के लाले पड़ जाएंगे। बड़े बेवकूफ हो यार, निरे चौंच हो, इतने भी नहीं समझे कि वह सब दिल लगी थी। ऐसे बड़े खूबसूरत भी तो नहीं हो। चक्रधर बोला, दिल लगी तुम्हारे लिए थी, मेरी तो मौत हो गई। चिड़िया जान ले गई, लड़कों का खेल हुआ। अब चुपके से मेरे 500 रुपये लौटा दीजिए, नहीं तो गर्दन ही तोड़ दूंगा। नहीं, रुपए के बदले खिदमत चाहे जो ले लो। कहो तो तुम्हारी हजामत बना दूं, जूते साफ कर दूं, सिर सहला दूं, बस खाना देते जाना। कसम ले लो, जो जिंदगी भर कहीं जाऊं या तरक्की के लिए कहूं, माँ बाप के सिर से तो बोझ टल जाएगा। चक्रधर,
मत जले पर नमक छिड़को जी। आपके आप गए मुझे ले डूबे। तुम्हारी तो अंग्रेजी अच्छी थी, लोट पोट कर निकल जाओगे, मैं तो पास भी ना होऊंगा। बदनाम हुआ वह अलग, 500 की चपत भी पड़ी। यह दिल लगी है कि गला काटना। खैर समझूंगा, और चाहे मैं ना समझूं पर ईश्वर जरूर समझेंगे। नहीं, गलती हुई भाई, अब मुझे खुद अफसोस हो रहा है। गिरधर बोला, खैर रोने धोने का भी बहुत मौका है। अब यह बतलाइए कि लूसी ने प्रिंसिपल से कह दिया तो क्या नतीजा होगा? तीनों आदमी निकाल दिए जाएंगे, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। फिर चक्रधर, मैं तो प्रिंसिपल से तुम लोगों की सारी कलई खोल दूंगा। नहीं, क्यों यार, दोस्ती के यही माने हैं? चक्रधर, जी हाँ, आप जैसे दोस्तों की यही सजा है। उधर तो रात भर मुशायरे का बाजार गर्म रहा और इधर बैठी त्रिमूर्ति प्राण रक्षा के उपाय सोच रही थी। प्रिंसिपल के कानों तक बात पहुंची और आफत आई। अंग्रेज वाली बात है, न जाने क्या कर बैठे। आखिर बहुत वाद विवाद के पश्चात यह निश्चित हुआ कि नईम और गिरधर प्रातःकाल मिस लूसी के बंगले पर जाएं, उससे क्षमा याचना करें और इस अपमान के लिए वह जो प्रायश्चित कहे उसे स्वीकार करें। चक्रधर, मैं एक कौड़ी ना दूंगा। नईम, ना देना भाई, हमारी जान तो है ना। गिरधर, जान लेकर वह चाटेगी, पहले रुपए की फिक्र कर लो, वह बिना तावान लिए न मानेगी। नईम, भाई चक्रधर, खुदा के लिए इस वक्त दिल छोटा ना करो, नहीं तो हम तीनों की मिट्टी खराब होगी। जो कुछ हुआ उसे माफ करो, अब फिर ऐसी खता ना होगी। चक्रधर, यही ना होगा कि निकाल दिया जाऊंगा, दुकान खोल लूंगा, तुम्हारी मिट्टी खराब होगी, इस शरारत का मजा चखोगे। कैसा चकमा दिया। बहुत खुशामद और चिरौरी के बाद देवता सीधे हुए। प्रातःकाल नईम लूसी के बंगले पर पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि प्रिंसिपल के बंगले पर गई है। अब काटो तो बदन में लहू नहीं। या अली, तुम ही मुश्किल को आसान करने वाले हो। अब जान की खैर नहीं, प्रिंसिपल ने सुना तो कच्चा ही खा जाएगा, नमक तक न मांगेगा। इस कमबख्त पंडित की बदौलत अजाब में जान फंसी। इस बेहुदे को सूझी क्या? चला नाजनीन से इश्क जताने। बन बिलास की से तो आपकी सूरत है, और खप्त यह कि यह महरूम उस पर रीझ गई, हमें भी अपने साथ डुबो देता है। कहीं लूसी से रास्ते में मुलाकात हो गई तो शायद आरजू मिन्नत करने से मान जाए, लेकिन जो वहां पहुंच चुकी है तो फिर कोई उम्मीद नहीं। वह फिर पैरगाड़ी पर बैठे और बेतहाशा प्रिंसिपल के बंगले की तरफ भागे। ऐसे तेज जा रहे थे मानो पीछे मौत आ रही हो। जरा सी ठोकर लगती तो हड्डी पसली चूर चूर हो जाती। पर शोक, कहीं लूसी का पता नहीं। आधा रास्ता निकल गया और लूसी की गर्द तक न नजर आई। नैराश्य ने गति को मंद कर दिया। फिर हिम्मत करके चले। बंगले के द्वार पर भी मिल गई तो जान बच जाएगी। सहसा लूसी दिखाई दी। नईम ने पैरों को और भी तेज चलाना शुरू किया। वह प्रिंसिपल के बंगले के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। 1 सेकंड में वारा न्यारा होता था। नाव डूबती थी या पार जाती थी। हृदय उछल उछल कर कंठ तक जा लगता था। जोर से पुकारा, मिस टर्नर, हेलो मिस टर्नर, जरा ठहर जाओ। लूसी ने पीछे फिरकर देखा। नईम को पहचान कर ठहर गई और बोली, मुझसे उस पंडित की सिफारिश करने आए हो तो नहीं आओ, मैं प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करने जा रही हूँ। नईम, तो पहले मुझे और गिरधर दोनों को गोली मार दो, फिर जाना। लूसी, बेहया लोगों पर गोली का असर नहीं होता, उसने मुझे बहुत इंसल्ट किया है। नईम, लूसी, तुम्हारे कसूरवार हम ही दोनों हैं। वह बेचारा पंडित तो हमारे हाथ का खिलौना था, सारी शरारत हम लोगों की थी, कसम तुम्हारे सिर की। लूसी, यू नॉटी बॉय। नईम, हम दोनों उसे दिल बहलाव का एक स्वांग बनाए हुए थे। इसकी हमें जरा भी खबर नहीं थी कि वह तुम्हें छेड़ने लगेगा। हम तो समझते थे कि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। खुदा के लिए माफ करो, वरना हम तीनों का खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। लूसी, खैर तुम कहते हो तो प्रिंसिपल से ना कहूंगी, लेकिन शर्त यह है कि पंडित मेरे सामने 20 मर्तबा कान पकड़कर उठे बैठे और मुझे कम से कम 20 रुपए तावान दे। नहीं लूसी, इतनी बेरहमी ना करो। यह समझो उस गरीब के दिल पर क्या गुजर रही होगी। काश अगर तुम इतनी हसीन ना होती। लूसी मुस्कुराकर बोली, खुशामद करना कोई तुमसे सीख ले। नहीं तो वापस चलो। लूसी, मेरी दोनों शर्तें मंजूर करते हो ना? नहीं, तुम्हारी दूसरी शर्त तो हम सब मिलकर पूरी कर देंगे, लेकिन पहली शर्त सख्त है। बेचारा जहर खाकर मर जाएगा। हाँ, उसके एवज में मैं 50 दफा कान पकड़कर उठ बैठ सकता हूँ। लूसी, तुम छटे हुए शौदे हो, तुम्हें शर्म कहा।
मैं उसी को सजा देना चाहती हूँ। बदमाश, मेरा हाथ पकड़ना चाहता था। नईम, जरा भी रहम न करोगी? नहीं, 100 बार नहीं। नईम लूसी को साथ लाए। पंडित जी के सामने दोनों शर्तें रखी गईं तो बेचारा बिलबिला उठा, लूसी के पैरों पर गिर पड़ा और सिसक सिसक कर रोने लगा। नईम और गिरधर भी अपने कुकृत्य पर लज्जित हुए। अंत में लूसी को दया आई और बोली, अच्छा, इन दोनों में से कोई एक शर्त मंजूर कर लो, मैं माफ कर दूंगी। लोगों को पूरा विश्वास था कि चक्रधर रुपए वाली ही शर्त स्वीकार करेंगे। लूसी के सामने वह कभी कान पकड़कर उठा बैठी ना करेंगे। इसलिए जब चक्रधर ने कहा कि मैं रुपए तो न दूंगा, हाँ 20 की जगह 40 बार उठा बैठी कर लूंगा, तो सब लोग चकित हो गए। नईम ने कहा, यार क्यों हम लोगों को जलील करते हो? रुपए क्यों नहीं देते? चक्रधर, रुपए बहुत खर्च हुए, अब इस चुड़ैल के लिए कानी कौड़ी तो खर्च करूंगा नहीं। 200 तो बहुत होते हैं, इसने समझा होगा। चलकर मजे से 200 रुपए और मार लाऊंगी और गुलछर्रे उड़ाऊंगी। यह ना होगा, अब तक रुपए खर्च करके अपनी हंसी करवाई, अब बिना खर्च किए हंसी करवाऊंगा। मेरे पैरों में दर्द हो बला से, सब लोग हंसे बला से, पर इसकी मुट्ठी तो गर्म ना होगी। यह कहकर चक्रधर ने कुर्ता उतार फेंका, धोती ऊपर चढ़ा ली और बरामदे से नीचे मैदान में उतरकर उठा बैठी करने लगे। मुखमंडल क्रोध से तमतमाया हुआ था, पर वह बैठकें लगाए जाते थे। मालूम होता था कोई पहलवान अपना करतब दिखा रहा है। पंडित ने अगर बुद्धिमता का कभी परिचय दिया तो इसी अवसर पर। सब लोग खड़े थे, पर किसी के होठों पर हंसी न थी। सब लोग दिल में कटे जाते थे, यहाँ तक कि लूसी को भी सिर उठाने का साहस न होता था। सिर गड़ाए बैठी थी। शायद उसे खेद हो रहा था कि मैंने नाहक यह दंड योजना की। 20 बार उठते बैठते कितनी देर लगती है? पंडित जी ने खूब ऊंचे स्वर से गिन गिन कर 20 की संख्या पूरी की और गर्व से सिर उठाकर अपने कमरे में चले गए। लूसी ने उन्हें अपमानित करना चाहा था, उल्टा उसी का अपमान हो गया। इस दुर्घटना के पश्चात 1 सप्ताह तक कॉलेज खुला रहा, किंतु पंडित जी को किसी ने हंसते नहीं देखा। वह विमन और विरक्त भाव से अपने कमरे में बैठे रहते थे। लूसी का नाम जबान पर आते ही झल्ला पड़ते थे। इस साल की परीक्षा में पंडित जी फेल हो गए, पर इस कॉलेज में फिर न आए। शायद अलीगढ़ चले गए। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि क्या पंडित जी, जिन्हें कि हम चक्रधर के नाम से इस कहानी में जानते आए हैं, उन्होंने लूसी, नईम और गिरधर के साथ सही किया या नहीं? क्या उन्होंने अपने अपमान का बदला लिया या नहीं? हमें आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।